हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि जिनका नाम हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ रहे हैं, उनका भी योगदान रहा है डीवीसी में। और आज एडिशनल सेक्रेटरी सर ने जो बताया, वो वो सारी इंफॉर्मेशन रियली हम लोगों के लिए भी नया था। डीवीसी का तो गठन हो गया। अब इसकी आगे की कहानी बताइए कि कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि आजादी के समय में देश की हालत भी अच्छी नहीं थी और डीवीसी का जन्म हुआ। देश की उन्नति में डीवीसी का क्या योगदान रहा? जैसा कि मैंने बताया कि इसके मेन रचनाकार अगर बोला जाए तो डॉक्टर डब्ल्यू.एल. वुडविन थे। उनका जो रिपोर्ट था, उसमें जो अभी 4 डैम हम लोग देखते हैं, और अगर तेनू घाट को शामिल किया जाए तो 5 डैम, उनका टोटल 8 डैम का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने जो कंसीव किया था इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट में, वो 8 डैम का कंस्ट्रक्शन था, डिफरेंट 8 जगह पे। 4 था दामोदर रिवर में और 4 था बराकर रिवर में, जो इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है इस दामोदर नदी की, बट प्रिंसिपल मेन ट्रिब्यूटरी अगर बोला जाए तो वो बराकर है, जो उधर से कोडरमा रीजन से आती है और एक इधर रांची वाले रीजन से, छोटा नागपुर रीजन से इधर से आती है। तो 2 का मिलन होता है मैथन के आसपास। तो 8 डैम बनाने की बात थी, लेकिन जो भी कारण रहा हो उस समय, फाइनेंशियल रीजन डेफिनेटली एक कारण था, और अल्टीमेटली एक डिसीजन लिया गया कि नहीं, 4 डैम ही हम लोग कंस्ट्रक्ट करें अलोंग विथ हाइडल पावर। अब आप देखिए, मेन फंक्शन में पहला जो फंक्शन है डीवीसी का, वो है इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन। ये वन ऑफ द मेन था, क्योंकि डैम हम लोग बनाएंगे तो फिर इससे फायदा तो एक हो गया, फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन, 2 एस्पेक्ट तो उससे फुलफिल होगा, लेकिन इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट भी करना है। डीवीसी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई कि इस पूरे एरिया का इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे तरीका से, हर एक एस्पेक्ट में इस पूरे रीजन का विकास डीवीसी को करना था। और उसी क्रम में 4 डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। मैथन में शुरू हुआ, पंचेत में हुआ, तिलैया में हुआ और कोनार में हुआ। अब इसमें देखिए कि जब डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बहुत बेसिक फंडामेंटल्स था कि डैम जब बनेगा तो अपर कैचमेंट एरिया जो झारखंड का है, वहां पे स्लोप भी ज्यादा है। वहां पे 10 फीट पर माइल्स का स्लोप था, काफी ज्यादा स्लोप, जो कि इधर हुगली के आसपास आने से 1 फीट इन 1 माइल हो जाता है, तो 1/10 हो जाता है इधर स्लोप, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। वहां पे काफी स्टीप स्लोप है, तो स्टीप स्लोप के साथ साथ सिल्ट भी आएगा, मिट्टी आएगी, साथ में बालू आएगा। वो आ करके इस पूरे डैम को, जहां जहां आप डैम बना रहे हैं, उसको चोक करेगा कालांतर में। तो 1949 में ही सबसे पहले डिपार्टमेंट के रूप में डीवीसी में बना हजारीबाग में सॉयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। ये फंडामेंटल, कितने बेसिक लेवल से डीवीसी के बारे में उस समय सोचा गया, ये बहुत काबिले तारीफ है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन काफी अच्छे तरीके से किया गया उसमें। हाँ। और उस सॉयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट उस समय के लिए मतलब इंडियन नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट के रूप में उभरी, जहां पर कि पूरे भारतवर्ष से लोग सब आते थे। रिसर्च लेबोरेटरी बनी, सारा नए तरह के टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज करें, किस तरीका से हम सॉयल कंजर्वेशन करें, किस तरीका से एफॉरेस्टेशन करें, किस तरीका से हम फिशरीज का काम करें इस पूरे रीजन में, सो डैट कि हमारा डैम का भी फ्यूचर बढ़िया बढ़िया रहे और इस पूरे एरिया में लोग रहने वाले जो हैं उनका भी डेवलपमेंट हो। इसलिए फिशरीज भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रखा गया, इन्वायरमेंट का ध्यान रखा गया, और मैसिव स्तर पे डीवीसी को एफॉरेस्टेशन का कार्य भी दिया गया था उस समय। तो ये कार्य वहां पे शुरू हुआ, और एक शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि उसी हजारीबाग में एक लेबोरेटरी बनाई गई, वो रिलेटेड थी मलेरिया इरेडिकेशन।
अब ये प्रश्न उठता है कि भाई मलेरिया इरेडिकेशन और उसमें डीवीसी, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का चीज है भाई साहब, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, हेल्थ डिपार्टमेंट को करना चाहिए था। नहीं, ऐसा था कि अपर कैचमेंट एरिया में कोई मलेरिया का कोई भी दुष्प्रभाव इस तरह का नहीं था। लेकिन जैसे ही आप बंगाल में इंटर कर रहे थे आफ्टर धनबाद, जहाँ की स्लोप कम हो जाता है और बहुत बड़े एरिया में फ्लड आता है, हाँ, तो उस फ्लड के कारण क्या होता है कि फ्लड आया हर एक साल, पानी छोटे-छोटे जगह पे जमा हो जाता था, फ्लड निकल गया, वो पानी रह गया वहीं पे और उसको बहुत बड़ा एक ब्रीडिंग एरिया हो जाता था मॉस्किटो का। और उसके कारण उस समय उस पूरे रीजन में मलेरिया और डायरिया दोनों बहुत बड़ी मतलब रोग के रूप में, बहुत बड़ा डिजीज के रूप में उस समय जाना जाता था। काफ़ी लोगों की मृत्यु होती थी उस समय। आज के जैसा नहीं है कि मलेरिया का दवाई है, डायरिया का दवाई है, उस समय ये सब दवाई बहुत कम हुआ करता था और काफ़ी लोगों की मृत्यु होती थी उस समय। तो उसके निराकरण के लिए कितना बड़ा इश्यू था कि दामोदर घाटी के मेन फंक्शन में इस चीज़ को डाला गया कि इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया इन दैट रीजन। अब वहां पे रिसर्च हुआ कि हाउ टू टेम दिस, हाउ टू जस्ट मैनेज दिस मलेरिया। मतलब हर सेक्टर को हिट किया गया, वाटर मैनेजमेंट कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कीजिए, हेल्थ को भी ध्यान में रखिए, फॉरेस्ट भी लगाइए, लोगों के आजीविका के लिए फिशरी भी कीजिए। तो मतलब इन अगर हम इसको एक सिंगल सेंटेंस में, एक वाक्य में कहना चाहेंगे तो सर्वांगीण विकास उन सारे लोगों के लिए जो डीवीसी कमांड एरिया में थे, उसके लिए मेनली डीवीसी का गठन उस उद्देश्य से किया गया। तो अब ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हजारीबाग में हमने बताया 2 लैबोरेटरी, सॉइल कंजर्वेशन लैबोरेटरी और मलेरिया लैबोरेटरी वहाँ पे बनी और उसके बाद हमारा बनना शुरू हुआ तिलैया डैम। डैम तो सारे बनने शुरू हुए और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन साथ में। अब बोकारो थर्मल पावर स्टेशन उस समय इसलिए बना कि इस पूरे एरिया में कोयले का भंडार था। तो नेचुरली है कि केवल हम हाइडल टरबाइन लगा करके मेरा काम नहीं होता। हमको उस समय पावर की बहुत ज़रूरत थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोच था। इस पूरे एरिया में चूँकि बाकी मिनरल्स थे, तो जो कमी थी वो पावर की कमी थी। इसलिए डीवीसी को उसी समय से पावर जनरेशन नॉट ओनली हाइडल, थर्मल का भी भार दिया गया और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बनना शुरू हुआ। बोकारो थर्मल उस समय के लिए बहुत बड़ा चीज़ हुआ करता था क्योंकि उस समय का ये एशिया का सबसे बड़ा पल्वराइज्ड कोल मिल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट था, वो बोकारो थर्मल। बोकारो थर्मल। अरे, और उसी बोकारो थर्मल के विजिट के लिए जो फोटो का हमने जिक्र किया था पहले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ विथ ए वेरी बिग टीम, आप वो फोटो देखिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी टीम इस चीज को देखने आई कि भाई क्या बन रहा है, जरा देखने जाएं। हाँ, ये मंदिर है, मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया, उसको उसके उसके दर्शन के लोग इनफैक्ट हम कहेंगे कि वो लोग आए थे और 1953 में बोकारो थर्मल प्लांट का 3 यूनिट 57.5 मेगावाट करके उसकी कैपेसिटी थी। तीनों यूनिट 1953 में शुरू हो गई जनरेट करने के लिए और वो तीनों यूनिट के बाद वहाँ पे एक चौथा यूनिट भी आया जो कि 19 फिर 6-7 साल 1961 या 60 में वो आई, वो 87.5 या 82.5 मेगावाट की यूनिट आई। वो यूनिट 3 यूनिट आई थी, ये भी शायद कम लोगों को मालूम होगा कि मैन जर्मनी की 3 यूनिट डीवीसी ने खरीदा। चौथे यूनिट के रूप में वो एक लगा बोकारो थर्मल में और 2 यूनिट के रूप में वो आया दुर्गापुर अच्छा। और 1960-61 के आसपास ये तीनों यूनिट लगाई गई। मैन जर्मनी की वो यूनिट थी। तो उसके बाद मतलब कहने का मतलब कि बोकारो थर्मल के बाद जो नेक्स्ट पावर स्टेशन आया थर्मल स्टेशन वो आया दुर्गापुर और उसके बाद फिर हमारा पावर स्टेशन आया चंद्रपुरा। 1964 से वहां पे प्लांट लगना शुरू हुआ और वहां पे 6 यूनिट लगा और इस बीच शुरू में ही तिलैया में सबसे पहला मेरा 1953 में ही 2-2 मेगावाट का सबसे पहला हाइडल स्टेशन आया हमारा तिलैया में डैम के साथ साथ और उसके बाद मैथन में 20-20 मेगावाट का 3 यूनिट आया।
वो भी लगता है 1956-57 तक बन चुका था। वहाँ पे 20-20 मेगावाट और उसके बाद पंचेत में 40 मेगावाट का पहला यूनिट आया। 40-40 नहीं, नेक्स्ट 40 आया बहुत दिन के बाद, वो 92 में आया। नेक्स्ट जो यूनिट है पंचेत का वो एक साथ ही नहीं, वो आया 1992 92 में सेकेंड यूनिट पंचेत में लगा। ये हाइडल पोटेंशियल और ये थर्मल पोटेंशियल के साथ डीवीसी का आगमन हुआ। अब क्या था कि बहुत अच्छी चीज़ बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है कि जब मेन मकसद पूरा हो गया दामोदर घाटी परियोजना का, तो सरकार ने क्या सोचा कि ये फुल टाइम चेयरमैन, फुल टाइम मेंबर बनाने की ज़रूरत क्या है साहब? तो पार्ट टाइम चेयरमैन बनना शुरू हो गया डीवीसी में। और पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में जो सेक्रेटरी उस समय WMP डिपार्टमेंट हुआ करता था, वाटर मैनेजमेंट, माइंस एंड पावर। जैसे अभी पावर मिनिस्ट्री एक है, वहां पर एक मिनिस्ट्री हुआ करता था, इसमें तीनों डिपार्टमेंट हुआ करता था। उसके सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज डीवीसी का चेयरमैन के रूप में दिया जाने लगा। तो लेकिन बाद में फिर जब काम बढ़ने लगा डीवीसी का, तो फिर से अमेंडमेंट हुआ। डीवीसी अमेंडमेंट एक्ट हुआ 19 शायद 70 के आसपास एक अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि फिर से पुराने जो हमारा गवर्निंग बोर्ड था उसको अपनाया गया कि नहीं, देयर विल बी ए फुल टाइम चेयरमैन और जो 2 पार्ट टाइम मेंबर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स and there will be one secretary who will be the CEO and one financial advisor will be there who will advise the financial aspect. तो इस तरीका से फिर से वो पुराने गवर्निंग बॉडी डीवीसी ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद से ये चलते रहा टिल 2013 जब डीवीसी का फिर से एक बार अमेंडमेंट हुआ डीवीसी एक्ट का और उसमें एक बड़ी गवर्निंग बॉडी बनी डीवीसी के, जिसमें कि फुल टाइम चेयरमैन के साथ साथ 3 फुल टाइम मेंबर्स आए, एक मेंबर टेक्निकल, एक मेंबर सेक्रेटरी और एक मेंबर फाइनेंस। तीनों अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड के रूप में आए। डिपार्टमेंट नहीं, पूरे जो 3 हमारा मेन सेगमेंट था उसके वो तीनों मेंबर के रूप में आए और उसके अलावा फिर 3 मेंबर्स इसमें रखे गए, तीनों हमारे स्टेक होल्डर्स, एक सेंट्रल से एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे और दोनों प्रोविंशियल जो हमारा गवर्नमेंट है उनका एक मेंबर रहेगा। तो टोटल 6 और एक 7 हो गया। इसके अलावा उस अमेंडमेंट में किया गया कि 3 एक्सपर्ट के रूप में हमारे यहाँ रहेंगे, इरिगेशन के, पावर जनरेशन के, फ्लड कंट्रोल के लोग एज एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। तो इस कुल मिलाकर के ये 3-3, 6, 3, 9 और एक चेयरमैन 10 टोटल 10 मेंबर्स का ये अभी डीवीसी का बोर्ड है और उसके अनुसार डीवीसी 2013 के बाद से चल रहा है। अच्छा, मतलब अभी जो पहले जो स्ट्रक्चर था और उसका अभी यही डिफरेंस हुआ है कि पहले जो डीवीसी को हेड करते थे, जो सीईओ होते थे, सीईओ वो होते थे सेक्रेटरी, और अभी एक जो बोर्ड से इनका होता है और उसके एक चेयरमैन होते हैं। हाँ, लेकिन अभी एक अंतर अमेंडमेंट जो हुआ 2013 वाला, उसमें एक और अमेंडमेंट साथ में हुआ कि जो पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो चेंज करके चेयरमैन को ही सीईओ के रूप में बनाया गया। तो 2013 के बाद से हमारे चेयरमैन ही हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। अभी सर आपने पूरे कहानी में बताया कि किस तरीके से डीवीसी फॉरेस्ट भी लगा रहा था, वाटर मैनेज भी कर रहा था और फिशरी भी कर रही थी। मतलब इन ए नटसेल सॉइल कंजर्व कर रही थी, सॉइल इरोजन को रोक रही थी। मतलब हर एस्पेक्ट में जो एक सोसाइटी को चाहिए वो कर रही थी। और अभी एक नया टर्म आया है ईएसजी। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईएसजी हम लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही थी तो हम जंगल पे जंगल लगा रहे थे, उसका सिंक क्रिएट कर रहे थे। तो ये अभी जो डीवीसी का जो विजन है इन कमिंग 5 to 6 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 2030 डीवीसी का कैपेसिटी एडिशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है।
इनफैक्ट अभी जो हमारा जनरेटिंग कैपेसिटी है इससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अभी सारी ऑर्गेनाइजेशन और सारे कंपनी ईएसजी ऑडिट कर रहे हैं, कंप्लाइड है कि नहीं है, उसका क्या रिपोर्ट है, ताकि ये मालूम चले कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी सस्टेनेबल वे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो वो जो विजन है डीवीसी का, उसको अचीव करने के लिए डीवीसी ने क्या-क्या सोच कर रखा है और क्या-क्या करने जा रही है, उसके बारे में ये थोड़ा जो बताइए। आपने बताया ईएसजी, ईएसजी बेसिकली फुल फॉर्म तो जानते हैं, इन्वायरमेंट, ई फॉर इन्वायरमेंट, एस फॉर सोशल एंड जी फॉर गवर्नेंस। आप अगर ध्यान से डीवीसी एक्ट को पढ़ेंगे तो डीवीसी ये काम 1948 से ही कर रही है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम जो हमने हजारीबाग से शुरू किया वो था एफॉरेस्टेशन का, और इसी कारण से डीवीसी एक्ट में आप देखेंगे कि 2 से 3 जगह पे डीवीसी इज जस्ट लाइक ए स्टेट विद इन दीज 2 स्टेट्स। तो उस एक्ट में आप पढ़ेंगे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो उसके कुछ पावर्स डीवीसी में निहित है, जो कि डीवीसी के अलावा केवल स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। मतलब डीवीसी फॉरेस्ट लगा सकती है, फॉरेस्ट को मैनेज कर सकती है, और एक जो फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, ड्यूटीज होता है वो डीवीसी के ऑफिसर को उस एक्ट के द्वारा दिया हुआ है। तो इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इट इज राइट फ्रॉम 1948। उस एक्ट में आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि दामोदर नदी के पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए डीवीसी को उसी समय ये उसके फंक्शन में निहित कर दिया गया था कि इस रिवर मैनेजमेंट में पॉल्यूशन कंट्रोल इज आल्सो वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीवीसी। मीन्स 1948 में कोई पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट नहीं हुआ करता था, कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं हुआ करता था भारत में, और उस समय डीवीसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो मैं अब डीवीसी ने तो पॉल्यूशन कंट्रोल उस जमाने से इस रिवर का करते आया है, और इसी कारण से आज ये हमारा डैम भी काम कर रहा है अपने ऑलमोस्ट अच्छे खासे कैपेसिटी में, और ये रिवर भी हम लोगों को सब कुछ दे रहा है जो व्हाट इट वाज मींट फॉर। तो पॉल्यूशन कंट्रोल भी हम कर रहे थे, एफॉरेस्टेशन भी कर रहे थे, मींस कार्बन सिंक का काम हम 1948 से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म है सोसाइटी, सोशल, जो ईएसजी में आता है। तो समाज के डिस्प्लेस लोग उस समय काफ़ी संख्या में थे डीवीसी में और होने वाले थे, तो डीवीसी एक्ट में ये प्रावधान रखा गया कि इस पूरे डिस्प्लेस लोगों के, इस पूरे रीजन के जितने भी लोग हैं, उनका वेल बीइंग भी आप ही को देखना है, उनका सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, सारा डेवलपमेंट, हेल्थ, एवरीथिंग की जिम्मेवारी डीवीसी को दी गई थी। तो ये सोशल वर्क भी वो उसी समय से कर रहा है। ये जो सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट आप अभी सुनते हैं वो काफ़ी दिनों के बाद आया, वो कंपनीज एक्ट की देन है सीएसआर करने का, वो भी बाद में आया। सीएसआर करना है, हर एक कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 2% देना है, लेकिन डीवीसी जब प्रॉफिट में नहीं भी रही है उस समय भी डीवीसी अपने फंड से सीएसआर का काम करते आई है। ये कोई नया चीज डीवीसी के लिए नहीं है। और डीवीसी डिफरेंट नेम से, आप शुरू में तो विदाउट एनी वर्क डीवीसी ये काम कर रही थी। 70-71 के आसपास हमने इसको नाम दिया, एक जो सीएसआर नाम अभी आप देख रहे हैं हमने उसी समय नाम दिया, हमने इसको कहा सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम, एसआईपी। फिर वो सोशल ऑब्लिगेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ 15-20 साल के बाद, और फिर 2015-16 से हमने इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइन विथ कंपनीज एक्ट हम इसको कहने लगे। हम लोग को कंपनीज एक्ट चूंकि हम पे लागू नहीं है, तो हम लोग वी आर नॉट बाउंड टू डू दिस सीएसआर, लेकिन हम तो अपने एक्ट के प्रावधान के कारण पिछले 75-77 सालों से ये काम करते आ रहे हैं। आपने एनवायरनमेंट को कवर किया सर, सोशल को कवर किया, और गवर्नेंस के बारे में जो ईएसजी का थर्ड पिलर है, ये गवर्नेंस ऐसा है कि हम लोगों के स्टेक होल्डर में पब्लिक भी ऑटोमेटिकली
राइट फ्रॉम डे वन है। तो हम जितने भी कार्य करते हैं वो पूरी तरीक़ा से ट्रांसपेरेंट ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक्ट जो है, हम जो भी अपना खर्च और हमारा इनकम है, वो सारा चीज़ भारत सरकार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के मार्फत हमारा सारा चीज़ राइट फ्रॉम डे वन देख रही है। तो हमारा जो भी कार्य है, वो भारत सरकार तो देख ही रही है। हमारा साल भर का एनुअल रिपोर्ट हो, वो भी केवल भारतीय संसद में नहीं पेश की जाती है हर एक साल, बल्कि हमारे जो दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, उनके विधानसभा में भी पेश की जाती है, जो कि सारे क्रियाकलाप, साल भर के पूरे जितने भी हमने कार्य किए हैं, पूरे का क्रियाकलाप की उसमें पूरा विवरण रहता है। तो हम जो भी करते हैं, वो मेरा शुरू से ट्रांसपेरेंट है। बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम कोई कंपनीज़ एक्ट हमको ऐसा बोलता है तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ये जो फ्रेमवर्क है ना, वो डीवीसी में पहले से है और आज के डेट में हम ईएसजी हम भी एडॉप्ट करने जा रहे हैं और हम भी अपनी कंपनी, हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट है, वो ईएसजी एंगल से भी कराएँगे। लेकिन ये बाध्यता बाकी कंपनीज़ को है, जो कि कंपनीज़ एक्ट के द्वारा चलते हैं, ये हमारी बाध्यता नहीं है। लेकिन आज का समय का पुकार है, जो हमने आपको पहले कहा कि डीवीसी, जितने भी रिफ़ॉर्म्स डीवीसी इतने दिन तक चलती आ रही है, उसका मुख्य कारण रहा है कि हम जितने भी चेंजेज़ आए सोसाइटी में, उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करते रहें, अडॉप्ट करते रहें। हमको कोई बोला नहीं, हम लोग समय की पुकार के साथ-साथ वो सारे चीज़ को अडॉप्ट करते गए। ईएसजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, जो कि इसी साल से हमारा जो एनुअल रिपोर्टिंग होगा, वो ईएसजी फ्रेमवर्क में होगा और हम लोग पर्टिकुलर ये सब चीज़ में कैसे क्या कर रहे हैं, वो हम लोग अपने एनुअल रिपोर्ट में लेके आएँगे, उसकी एक ऑडिट होगी और जो कंपनीज़ एक्ट में ईएसजी का सारे प्रावधान हैं, उसको हमने अडॉप्ट किया अपने यहाँ भी। मतलब इस बार हम लोग एनुअल रिपोर्ट ही नहीं, इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। सर, आगामी कुछ सालों में डीवीसी का अपना एक विज़न है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं विज़न 2030। काफ़ी सारा ऑगमेंटेशन हो रहा है, रिनोवेशन भी हो रहा है, रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन वर्क चल रहा है, कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहा है। तो ये सारे विज़न को अचीव करने में सेक्रेटेरिएट क्या प्लान कर रहा है और क्या-क्या प्लानिंग कर रहा है कि ताकि वो अपना योगदान फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट ड्रीम, फॉर दैट विज़न, वो डीवीसी उसको अचीव कर सके? सेक्रेटेरिएट का एक प्रमुख डिपार्टमेंट जो है, वो कॉर्पोरेट प्लान होता है, जो कि अपने आप में ये बात बता रही है कि टोटल कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है, वो इसी सचिवालय विभाग में किया जाता है कि हम अगले साल क्या करेंगे, अगले 5 साल में क्या करेंगे, अगले 10 साल में क्या करेंगे। ये पूरी प्लानिंग कॉर्पोरेट प्लान के द्वारा होती है, ऑफ कोर्स टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब ये विज़न का उद्गम स्थल ही सेक्रेटेरिएट है। और सेक्रेटेरिएट एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। जितने भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, तीनों हमारे स्टेक होल्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर मिनिस्ट्री और दोनों हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स, तीनों के साथ एक कड़ी के रूप में काम करती है। और जो कुछ भी हमको इन तीनों को बोलना है, वो सारा काम जो है, वो हमारे सचिवालय विभाग का ही है। ये हमारा प्रमुख डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट प्लान। निश्चित रूप से वो अगर वो पीछे रह गई, तो फिर हमारा विज़न 2030 जो ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी करने का है, आरई ऑगमेंटेशन करने का है, वो सारा चीज़ और डिफरेंट बिज़नेस डेवलपमेंट करने का है, वो सारा चीज़ पीछे रह जाएगा। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है अभी सेक्रेटेरिएट में, वो है ग्रीवांस हैंडलिंग। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके तहत किसी को कोई जानकारी अगर लेनी है, तो सचिवालय है आपके सामने। पब्लिक का कोई ग्रीवांस है, वो उसके लिए सचिवालय है। अगर एम्प्लॉइज़ का कोई ग्रीवांस है, उसके लिए सचिवालय है। तो हमारा एक डिपार्टमेंट केवल इसी काम के लिए है, जो कि डिफरेंट ग्रीवांसेस और डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए कार्यरत है। और इन सबों के बावजूद जो एपेलेट अथॉरिटी है, वो भी सचिवालय ही, अपर सचिव ही एपेलेट अथॉरिटी हैं इन सारे चीज़ों के लिए। मतलब किसी को शिकायत करना हो, कुछ एप्रिशिएट करना हो,
तो उसके लिए सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट ही है। और जो विजन 2030 है डीवीसी का, उसमें तो जो मिनिस्ट्री है उसके साथ भी जो कोऑर्डिनेशन होगा, बाकी डीवीसी के जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गए, प्रोजेक्ट हो गया, या जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं फील्ड पे, इनके साथ भी जो कोऑर्डिनेशन है, आसपास के बीच में, आसपास के लोगों में जो रिलेशन पैदा करना होगा, जो गांव वालों के साथ या आसपास के लोकल के साथ, तो ये सारा जो पब्लिक रिलेशन का है वो भी तो सेक्रेटेरिएट के अंदर ही आता है। तो इसके लिए आगे का प्लान क्या है सर? आप कैसे हम लोग इन उसको नट हेल्प कर सेल यू सकते कैन से कि सेक्रेटेरिएट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप स्लो होंगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्लो होगा, सारे टारगेट्स आपके बियॉन्ड योर विजन हो जाएंगे। तो विजन में जो जो भी आपने सोचा है उसको टाइम बाउंड मैनर में करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए सचिवालय इज द ड्राइविंग फोर्स। उसका उसका सुपरविजन भी आप लोग रखते हैं कि हम लोग कहाँ तक अचीव कर रहे हैं, कितना अचीव कर लेंगे, इस तरीके का, और जो स्पीड है टुवर्ड्स अचीवमेंट वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। जो ट्रांसपेरेंसी ईएसजी का एक गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो भी डीवीसी सेक्रेटरीट के थ्रू ही करती है। इसके अलावा और भी अगर सवाल हैं आपके मन में, मैं सारे ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी सवाल हो सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड, और अभी जैसा एडिशनल सेक्रेटरी सर ने बताया, आपको कोई शिकायत हो, कुछ अप्रिशिएट करना हो, तो सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कीजिए। और कोई और टॉपिक जो सेक्रेटेरिएट से आप जानना चाहते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिएगा। फिर अगली बार जब हम लोग एडिशनल सेक्रेटरी सर के साथ बैठेंगे तो उन सारे टॉपिक को साथ में लेकर बैठेंगे, जो टॉपिक की ज़रूरत आप लोग हमें बताएंगे। सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर इस एपिसोड के लिए आए, उसके लिए काफ़ी सर धन्यवाद हम लोग के पूरे कॉरपोरेट टीम की ओर से। आशा करते हैं कि बहुत जल्द एक फिर अगले एपिसोड के लिए हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से बधाई है कि आपने जो ये पॉडकास्ट कार्यक्रम शुरू किया, विकास की बात डीवीसी के साथ, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है डीवीसी के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का। उसके लिए आपको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई, पूरे डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई है। फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ, सभी लोग को